सो वेलकम टू दिस क्लास. वी आर डीलिंग विद साइंटिफिक कंडक्ट. हमने देखा क्या होती है साइंस. तो अब साइंटिफिक कंडक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट सबने ही सुना है. मतलब इट्स अ एथिकल प्रोफेशनल बिहेवियर इन्वॉल्विंग अकाउंटेबिलिटी इन एनी वर्क प्लेस, ब्रॉडर सेंस. लेकिन साइंटिफिक कंडक्ट, क्योंकि ये डील करता है रिसर्च की गतिविधियों से, एंड दीज हैव लॉन्ग टर्म implications on the society. We are collecting data. So basically, scientific conduct they are a set of guidelines which one should follow with respect to handling of data, the validity of data. And what are those guidelines? तो यही हम देखेंगे कि as researchers, what are those guidelines? What are those measures or set of rules or principles one should follow while conducting research in any field? तो चलिए देखते हैं. Now, scientific conduct part 2. Let us see what we have in store. तो हम क्या देखने वाले हैं साइंटिफिक कंडक्ट, जो हमने शुरुआत करी थी जिसमें कि पहले आपको बताया गया था कि साइंस क्या होती है. जब हम साइंटिफिक कंडक्ट की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक कंडक्ट या रिसर्च एथिक्स, देयर आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस so that it is ensured that research is carried out ethically and with integrity for maintaining what? Public trust, validity, besides protecting participants. मतलब ये कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं, या कहने चाहिए गाइडलाइंस हैं. ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से हम लोगों को रिसर्च में आगे बढ़ना चाहिए. किसकी जिम्मेवारी है? हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? वेल, इंडिविजुअल रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जहाँ वो काम कर रहे हैं, और इसके अलावा फंडिंग एजेंसीज to check and see whether these guidelines are being followed. वैलिडिटी कितनी है उनकी रिसर्च में, उस हिसाब से उनको फंडिंग जो है वो दी जाती है. तो ये स्टेक होल्डर्स बहुत हैं इसमें. तो सबसे पहला जो हमारा साइंटिफिक कंडक्ट में गाइडलाइन आता है, दैट इज ऑनेस्टी. ऑनेस्टी या सत्य कहना चाहिए. The one fact which underlines all our, ancient text also, like the Upanishads. जैसे आप लोगों ने भी सुनी होगी नचिकेता और यम की कहानी. कहते हैं किस तरह नचिकेता ने टू फाइंड ट्रूथ ही वेंट टू एनी एंड, ही कुडंट कॉम्प्रोमाइज. और उन्होंने किस तरह सत्य पाने के लिए, सत्य की खोज में क्या बिहेवियर किया. ये आप पढ़ लीजिएगा ये कहानी. मैं तो ऐसे ही मेंशन कर रही हूँ क्योंकि सत्य सबका आधार है. ट्रूथ अलोन ट्रायम्स. मुंडक का उपनिषद, तात्रेय उपनिषद में कहा गया कि स्पीक द ट्रूथ. तो हमारे कहने का मतलब है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है. इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑल दीज प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च, जैसा मैंने शुरू में बताया, कोड ऑफ कंडक्ट की ऐसा बिहेवियर जो एक्सपेक्टेड है जब हम किसी इन्वायरमेंट पे रहते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, तो उसी चीज़ों को कैसे हम फॉलो करते हैं जब हम रिसर्च कर रहे हैं. क्योंकि रिसर्च के इम्प्लीकेशंस तो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं. तो पहले से ही हमारे टेक्स्ट में ये कहा गया है. तो हम ये कैसे ऑनेस्टी फॉलो करें जब हम ये रिसर्च कर रहे हैं. चलिए इन सब से बाहर आते हुए, इसका एक बैकड्रॉप लेते हुए कि हम डेटा जो रिपोर्ट करें सही करें, नॉट मैनिपुलेट डेटा. ऑनेस्टी इसी में देखी जाती है ना. नॉट टेकिंग द डेटा ऑफ अदर्स, दूसरों का डेटा ना यूज़ करें. हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी से हम अपना काम करें, जो मेथड्स करें, जो हमारे रिजल्ट्स आएँ, ईमानदारी से उनको रिपोर्ट करें. और सिमिलरली व्हेन वी आर पुटिंग देम इन पब्लिक डोमेन सो एज टू गेन माइलेज, ये नहीं हम मैनिपुलेट करके उसमें अपने रिजल्ट्स रखें. सो द फर्स्ट गाइडलाइन इज ऑनेस्टी. ईमानदारी से काम करें. रॉबर्ट पेनॉक, जो कि बहुत ही वेल नोन नेम है,
क्योंकि ये सीनियर प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, सुना भी होगा आप लोगों ने, जिन्होंने पीएचडी अपनी किस में करी, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस। सो ये जो बुक है उनकी किताब एन इंस्टिंक्ट फॉर ट्रूथ, उसमें ही ड्वेल्स अपॉन द साइंटिफिक माइंडसेट, जो चार्ल्स डार्विन ने कहा, कोट, एन इंस्टिंक्ट फॉर ट्रूथ, नॉलेज एंड डिस्कवरी, ये होता है साइंटिफिक माइंडसेट, किसी भी क्षेत्र में करा जा रहा हो। इट नॉट ओनली लीड्स टू साइंटिफिक एक्सेलेंस बट ऑल्सो ए हेल्दी डेमोक्रेसी एंड मोर ओवर प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। इससे तरक्की होती है हमारे समाज में अगर हम जिज्ञासु हों और वो जिज्ञासा जो है शांत करें अपनी, किस तरह खोज में, आगे ज्ञान अर्जित करने में, नई डिस्कवरीज में, बट विथ ट्रूथ अंडरलाइनिंग ऑल दीज थिंग्स। सेकेंडली, इंटेग्रिटी। अब ये सब देखिए ओवरलैपिंग ही है एक किस्म से। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटेग्रिटी डिफाइंस एकेडमिक इंटेग्रिटी एज अ कमिटमेंट to 5 fundamental values। क्या हैं वो values? Honesty, trust, fairness, respect और responsibility। ये सब जब हमारे काम में होती हैं, whatever work one is undertaking, then their credibility is no longer doubted। उनकी integrity utmost होती है क्योंकि वो honesty से काम कर रहे हैं और फेयरनेस से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर वट एवर एनवायरमेंट दे आर वर्किंग इन, वट एवर द पार्टिसिपेंट्स माइट बी इन, हुएवर द पार्टिसिपेंट्स माइट बी इन दैट रिसर्च। और इसके साथ ही उनका बिहेवियर जो है वो कैसा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। टू रिपोर्ट एक्यूरेटली ऑल मेथड्स एंड फाइंडिंग्स, रेफरेंसिंग प्रॉपरली, responsible handling of conflict of interest. They should not give way, for financial gains or political or social reasons, and acting with sincerity। ये नहीं है क्योंकि रिसर्च में हमें किसी एक कम्युनिटी को फेवर करना है या कहीं से हमें फंड्स गेन करने हैं तो हम मैनिपुलेट करें अपनी मेथड्स को और अपनी फाइंडिंग्स को। सो दिस इज़ नॉट डन। हमको वो रिसर्च जो है विद ऑल इंटेग्रिटी वो करनी चाहिए, जिसमें ऑनेस्टी हो, ट्रस्ट हो, फेयरनेस हो, रिस्पेक्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फर्स्ट पॉइंट ऑनेस्टी, सेकेंड इंटेग्रिटी। एज वी कैन सी दीज आर इंटरवोवन वन विद द अदर। साइंटिफिक इंटेग्रिटी क्यों? बिकॉज इट इंश्योर्स दैट रिसर्च इज कंडक्टेड इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। जिम्मेवारी के साथ हम कर रहे हैं, रिजल्ट्स जो हमारे आ रहे हैं वो कैसे हैं, रिलायबल हैं, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है दैट कैन ट्रस्ट द नॉलेज विच इज जनरेटेड बिकॉज वी आर डूइंग इट विद अ रिस्पॉन्सिबल वे। आवर रिजल्ट्स आर रिलायबल। इसके इम्प्लीकेशन, इट इम्प्लाइज देयर शुड बी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, accuracy, fairness, transparency, not only in our research proposal, but also in conducting that research and then finally reporting it, putting it on the public domain so as to solve some problem or just adding to our knowledge domain। इसका मतलब ये है कि जब हम साइंटिफिक इंटेग्रिटी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या हो, ऑनेस्टी हो, एक्यूरेसी हो, फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो डेफिनेटली हमारी इंटेग्रिटी जो है उसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। Ancient texts, once again I must dwell on this, they emphasize on truth, support the principles of scientific integrity, encouraging researchers to be honest। ये उनमें भी mentioned है। Education and gaining knowledge, they are not just limited to within that workplace or within the classroom or within the research labs, but they extend beyond that, क्योंकि इनका जो अफेक्ट होता है वो हमारी जीवन के हर आयाम को अफेक्ट करती है। ये जो नॉलेज जनरेशन है और उसके बाद जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, वट एवर इज डन फॉर द सोसाइटी। So it has great implications on all aspects of life. Therefore, we must
stick to these principles, see to these guidelines, and accordingly act in a responsible way. The third point, objectivity. Objectivity means we should not be biased. The ability of researchers to minimize bias and personal opinions when collecting, analyzing, and interpreting data. Striving for conclusions based on evidence and facts जो हमें मिलते हैं, rather than our own personal beliefs or preferences. In other words, we should be impartial. Easy to say, but yes, it requires a lot of skill and energy to maintain this, to be impartial, because we are all humans. So somewhere or the other, we become biased. We might become biased. So as to remove that factor, since research is affecting so much or so many factors in our lives, in the society, so there should be objectivity. बिल्कुल हमें अनबायस्ड होकर ये काम करना चाहिए, जिससे हमारे जो रिजल्ट्स आए उस पर कहीं भी कोई डाउट ना हो. It ensures that scientific findings are reliable and can be replicated by others, fostering trust in the scientific process. Moreover, accountability. Why? Researchers are responsible for the conduct of their research and for addressing any issues that arise. कहीं भी जब पब्लिक डोमेन में चीज़ आ गई हैं, जब पॉलिसी फ्रेमवर्क सेट हो गए हैं, और मे बी सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट वॉट एवर they are addressing, and in case there are queries about it, we should be ready to answer. We are answerable, we are accountable for all our work. ये नहीं काम कर दिया है, रिसर्च हो गई है, उसके बाद हमें मतलब नहीं. No, we should be answerable for each part, each portion that we have done or we have conducted as, honest researchers. Researchers have to ensure that their work is conducted how? With integrity, transparency and rigor. क्योंकि हमने वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हमने बार बार उसको repeatedly कर रखा है, और उसके बाद when we are perfectly sure that yes, our findings to the best of our knowledge are what we have worked towards, or with honesty, maybe some of them are not up to our expectation, लेकिन ये नहीं है, हम हर एक fact रख करके whatever results we are getting, whatever data we are getting, whatever our shortcomings have been, we should report each of them accurately and with honesty. तभी हम उन चीज़ के लिए क्या होंगे? Accountable होंगे, without manipulating. Otherwise we can't address the issues that we are asked to. The research records must be well maintained so as to justify their work and be answerable for the methods, data and conclusion of their studies, as well as be transparent about potential biases, conflict of interest and limitations of the study. तो कहीं से अगर फंडिंग मिली है उसको हमको ड्यूली एक्नॉलेज करना है. Besides that, कहीं भी किसी किस्म का हमको उसमें बायस नहीं रखना है. We should see to it that no conflict of interest arises in our work. Respect for others. This includes acknowledging the contribution of others, respecting intellectual property. Whoever has contributed in whatever way to our work, we should acknowledge them. This also avoids plagiarism. Protecting the privacy of participants, privacy and confidentiality, ये दोनों हमको उनकी प्रोटेक्ट करनी है. अगर जो इस किस्म की स्टडी है where we have participants who have consented to participate in that study, but before they participate we should also inform them about the risk and the benefits before we obtain their consent, especially where clinical trials are concerned, where any such hazard or harm is concerned. Then they should be given both aspects कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें ये बेनिफिट हो सकते हैं और ये इसमें रिस्क इन्वॉल्व है. उसी के बाद हमको उनकी कंसेंट लेनी चाहिए जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी रिसर्च स्टडी के. प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, हमें उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है.
We should not discriminate them on the basis of either gender or race or religion. We should be honest and not non-manipulative. We should be showing proper care for even non-human subjects in our research, such as animals. And besides that, because कई studies में इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल्स यूज़ होते हैं कई स्टडीज़ में, तो उसमें भी प्रॉपर केयर, उसके लिए अलग से जो है एथिकल कमिटीज़ आती हैं और देखती हैं और ऑब्जर्व करती हैं, एंड देन दे गिव द गो अहेड सिग्नल फॉर सच अ स्टडी. We should also maintain a healthy environment for research with the colleagues as well as the participants. Besides this, data management, क्योंकि ये सब क्या जनरेट करेगा, किसी भी किस्म की रिसर्च हो तो हमें मिलेगा बहुत सारा डेटा, जिसको हमें क्या करना है, प्रॉपर स्टोरेज करना है, एक्सेसिबल होना चाहिए डेटा जो दूसरे भी देख सकें, हमको उसको शेयर करना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है when someone else is trying to test the validity of that given data, so that its reproducibility is there, the study can be replicated, and at the same time उसकी validity भी जो हो उस पर कोई question mark ना लगे. इसके लिए क्या करना है हमें, data management plan. When we are starting, at the start, whether it is a given project, whether it is a given dissertation, whatever research work we have taken upon, तो कैसे हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, how we storage करेंगे, how we will use it and how it will be made accessible, और कैसे हम डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे. डेटा कलेक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन इसके तहत आता है कि स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर यूज होने चाहिए फॉर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग डेटा. ये हमारे मन के नहीं होते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हैं, प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत ही हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं. सो जिससे इसमें कंसिस्टेंसी हो, उसको सिक्योर करते हैं हम डेटा को स्टोर करने के लिए. स्टोरिंग डेटा इज़ वेरी एसेंशियल, especially nowadays when so much soft data is being stored. There should be regular backups and so that loss is prevented. Okay. Metadata and documentation, thoroughly documenting data including metadata, data about the data, data access and sharing, establishing for accessing and sharing data so that the scientific community can use and ensure the validity and integrity. Moreover, another important guideline is authorship. ऑथरशिप की हम एट्रीब्यूट करें, जो उसमें काम करें उनको ड्यूली एक्नॉलेज करें, फेयरली एक्नॉलेज करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for recognizing contribution and maintaining research integrity. It prevents misconduct like plagiarism, leads to transparency, leads to accountability. Accountability में mention भी हुआ है. और besides building trust in scientific finding, very crucial for a progressive society. बहुत important है हमारी society progress करे, healthy society create हो, उसके लिए authorship और प्लेजरिज्म, ये सब चीज़, प्रॉपर ऑथरशिप, एट्रीब्यूटिंग ऑथरशिप फेयरली, जिससे मिसकंडक्ट जो है वो प्रिवेंट हो. बिसाइड्स दिस, पब्लिकेशन एंड कम्युनिकेशन. जब पब्लिक डोमेन में हम डाल रहे हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स को शेयर कर रहे हैं, वी शुड डू इट इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल वे. दिस इज़ अ की फीचर ऑफ साइंटिफिक कंडक्ट. बहुत अहम है साइंटिफिक कंडक्ट के लिए कि पब्लिकेशन हमारा प्रॉपर हो, हम सलामी स्लाइसिंग ना करें. Now, what is salami slicing? We will come to it later on also. This is publications we are doing just to increase the number of publications. How do we do it? As the name indicates, salami slicing, that we are just breaking up our study. Objective हमारा एक हमने fulfill करा है, लेकिन जिससे हमारे number of publication बढ़ जाए, we have just divided it into our data into small fragments and published them as separate study. Large study conducted, okay, and the data sliced into a number of segments or data fragmentation to produce a number of publication from just one study. ये एक जो पेपर बनना चाहिए था, एक की जगह वो अनेक पेपर बन गए, क्योंकि हमने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया. वी हैव मैनिपुलेटेड आवर डेटा इन सच अ वे सो दैट इट अपीयर्स दैट वी हैव अ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस.
So this is a very wrong way to add to our publication. क्योंकि जो एक स्टडी में सब आता उसको हमने छोटी छोटी स्टडी में डाल दिया है, छोटे छोटे पेपर्स के फॉर्म में डाल दिया है. This leads to also a lot of confusion. Salami slicing is very damaging, unethical, damages science, creates repetitions and moreover career distortions. हमको ये सब अवॉइड करने चाहिए. हाँ, कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं टू सलामी स्लाइसिंग. कुछ एक स्टडीज ऐसी होती हैं दैट मेनी ईयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, यू नो, long study over a number of years. Several research groups are involved in that study. In that case, what happens is that after a period of time, because we have to observe, keep observing that project over a number of years to come to any conclusion, तो हम थोड़े थोड़े अंतराल में, थोड़े थोड़े periods में we can publish it. But this involves only those types of projects for which many years are taken in collecting and analyzing data. तो उस केस में ही हम इनको इस किस्म से डील कर सकते हैं. यानी कि हमने क्या देखा अभी इसमें, देखिए हम सेकंड पार्ट में ही हैं इसके, यानी कि हम कुछ एक प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं. हमने कुछ एक जो देखे वो क्या थे, ऑनेस्टी. फिर हमने क्या देखे, इंटेग्रिटी. फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिविटी. फिर हमने देखा अकाउंटेबिलिटी. फिर हमने देखा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, नॉट ओनली द ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स बट ऑल्सो द अदर पार्टिसिपेंट्स बाय वे ऑफ द एनिमल्स which are involved in many studies. Data management. We are getting a lot of data, so how to manage it properly and make it accessible. ये नहीं है कि कुछ सालों बाद अगर वो स्टडी कहीं से हमको कोई क्वेश्चनिंग आई, so by that time we lose our data because we are answerable for whatever work we have undertaken. तो ये कई एक तरीके हैं जिससे डेटा मैनेजमेंट और डेटा कलेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, मेटा डेटा का डॉक्यूमेंटेशन, कि डेटा अबाउट द डेटा, बिग डेटा, तो डेटा एक्सेस एंड शेयरिंग. एंड बिसाइड्स दैट ऑथरशिप हम किस तरह से दे रहे हैं, ड्यू ऑथरशिप दे रहे हैं नहीं, क्योंकि वो प्लेजरिज्म को प्रिवेंट करता है. पब्लिकेशन में ही यही चीज़ें हैं कि रिस्पॉन्सिबल और एथिकल वे में हम अपना पब्लिकेशन कर रहे हैं कि नहीं. साइंटिफिक कंडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं सलामी स्लाइसिंग तो नहीं हो रही है कि ऑब्जेक्टिव तो हमने एक फुलफिल किया लेकिन जिसका एक पेपर बनना चाहिए था, rather than that we have published it as in small segments. We have just fragmented our data, and rather than publishing one paper, we have made 3 papers out of it. This is a scientific misconduct, and it also damages our reputation. It is unethical. It also damages science. It creates repetition, and it is not at all what is expected in a scientific study. No matter what field of research, the research may be conducted in any field. In any field means it can be either social sciences, it can be a formal science, it can be any type of work, but all these things should be taken into consideration because they lead to a progressive society. The implications build a healthy reputation for a researcher. A good reputation, their integrity is not doubted. Moreover, whatever part of the world they are working in, they are looked upon with respect. And we have many such researchers whose integrity is, 100% one can count on whatever that their studies are, that they are authentic, they are honest, they are following ethical guidelines, and therefore their validity is ensured, and in future one can be guided by such studies to take up more work either for problem solving or for adding to the domain of knowledge or for creating a better society.
or better policies for the society. So, thank you.